Yeah. So hello everyone, welcome in Agri coaching classes and welcome in first day of GATE Agriculture Engineering course. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 5 जून से क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे। आज की क्लास थोड़ा सा लेट डलेगी, बट जो क्लासेस कंटिन्यूसली होने वाली है वो एक प्रॉपर टाइम पे आपकी होने वाली है। डेली आपकी 6 PM जो है क्लासेस आ जाने वाली, जो भी लाइव बेसिस पे आप सभी की होने वाली है। तो इस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में किया हुआ है ना। उसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ था। डिफरेंट टाइप के जितने पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को मैंने वन बाय वन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कवर करवाया एंड साथ ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मैंने दिया है। आज की क्लास से हम लोग जो है एक मेन सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले और वन बाय वन चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार मैं पूरा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ अबाउट द किस तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें होने वाली वन बाय वन सारी चीज़ों को अभी मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है आज से फिर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेन टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो दे हैव ए टाइम, और जल्द से जल्द ज्वाइन करके आप लोग लाइव क्लासेस फिर अटेंड करने चालू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि इस कोर्स में जो गेट 2025 का कोर्स है इसको हम किस तरीके से रन करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि इन गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2020, इन गेट एग्रीकल्चर बैच, इन गेट एग्रीकल्चर बैच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फार्म पावर। जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा वो है फार्म पावर, है ना। फार्म पावर से हम लोग गेट एग्रीकल्चर की इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दैट दिस इज द फाउंडेशन बैच। सारी चीजें ब्रीफली डिस्कस होने वाली इस बैच में, सारी चीजें वन बाय वन बेसिस पे ब्रीफ में डिस्कस होने वाली है ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम लोग नॉर्मली बता दे रहे हैं आप सभी को, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है, बिल्कुल पूरी चीजें ब्रीफ में इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फार्म मशीनरी बेटा, फार्म मशीनरी। फार्म पावर कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेटा फार्म मशीनरी। आफ्टर दैट फार्म मशीनरी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी के बाद में हम लोग डेयरी एंड फूड, इसको खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेयरी एंड फूड। ये नेक्स्ट सेक्शन था आप सभी का, है ना। 7 सेक्शंस है आपके टोटल इन गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस। देर आर 7 सेक्शंस इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो इसी तरीके से वन बाय वन पढ़ने वाले। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेयरी एंड फूड के बाद हम लोग जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कंप्लीट करेंगे, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द गेट एग्जामिनेशन, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। We will start the irrigation and drainage section and after that we will complete, इसी को उसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं हम लोग। आफ्टर दैट in 7 section we will cover engineering mathematics and general aptitude, engineering maths and जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वन बाय वन सारे सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। इसमें फार्म पावर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप सभी का, फार्म मशीनरी इससे इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, डेयरी एंड फूड, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इरिगेशन मैथ सॉरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड।
देयर आर 7 सेक्शंस इन द गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस एंड वन बाय वन हम सारों को कंप्लीट करने वाले हैं। अब इनका जो वेटेज था, अबाउट द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स, मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पूरा डिस्कस किया हुआ है ना, किस तरीके से इसका वेटेज है, कितना वेटेज है, क्या क्या सारी चीजें होने वाली। अगर आप सभी लोगों ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम मिस किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू वॉच द प्रोग्राम बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप लोग देख लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट इफ यू हैव अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टॉपिक्स, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो यू कांट डू एनीथिंग। ओके, सबसे पहले जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पहले ब्रीफ में जान लीजिए, उसके बारे में सारी चीज़ें अगर आपको नोन है देन यू शुड हैव टू स्टार्ट द बैच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फॉर्म पावर। इन फॉर्म पावर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल टॉपिक्स वन बाय वन, ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस। तो हेडिंग डालेंगे, आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, फार्म पावर। फार्म पावर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक आईसी इंजन है आप सभी का, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ट्रैक्शन एंड स्टेयरिंग है, एंड डिफरेंट टाइप के जितने भी टॉपिक्स है, क्लच हो गया, गियर हो गया, डिफरेंशियल हो गया, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं फार्म पावर में डिस्कस करते हैं। अबाउट द सिलेबस वी हैव टोल्ड ऑन लास्ट लेक्चर, है ना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही मैंने इसके सिलेबस को भी डिस्कस किया था। तो आज जो है हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो फार्म पावर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रैक्शन। फ्रॉम द ट्रैक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाने वाला टॉपिक है ये फार्म पावर, और इसी से हम लोग जो है बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इसी से जो है हम लोग इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक फॉर द गेट एग्जामिनेशन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ट्रैक्शन चैप्टर से आते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस, है ना, तो हम लोग इसीलिए इसको स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, तो हम लोग आज के लेक्चर में ट्रैक्शन के बारे में जानकारी लेंगे, इसके जो सब टॉपिक्स है इसको मैं डिस्कस करूंगा, सारी चीजें ट्रैक्शन की न्यूमेरिकल्स से लेकर सारी चीजें हम लोग वन बाय वन बेसिस पे यहाँ पर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन फार्म पावर वी विल स्टार्ट द ट्रैक्शन। ट्रैक्शन से हर साल 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे हमेशा गारंटेड होता है ना बेटा, गारंटेड होता है कि इससे हमेशा आपका जो क्वेश्चन है आने वाला है। अब ट्रैक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक्शन तो हमको पढ़ना ही है, ट्रैक्शन के बारे में हमको पढ़ना ही है, लेकिन इसके अंदर में क्या क्या चीजें पढ़ना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू क्लियर दैट। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बेटा ट्रैक्शन टायर्स के बारे में। ट्रैक्शन, सॉरी, हाँ जस्ट अ सेकेंड, हाँ just a second, okay, yeah. In traction, first of all we will discuss about the tractor tire and its type बिकॉज ऑफ दैट इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ऑफ दैट द ट्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं अभी, तो ट्रैक्शन इज व्हाट, ट्रैक्शन इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ व्हील, विच व्हील, ट्रैक्टर व्हील, है ना, ट्रैक्टर के व्हील पे एक फोर्स अप्लाइड किया जाता है जिसे हम लोग ट्रैक्शन कहते हैं। अब भाई किस तरीके का फोर्स होता है, क्या सारी चीजें होती है, उसको पढ़ने से पहले हमको व्हील्स के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, है ना। अबाउट द व्हील्स वी हैव अ नॉलेज, देन वी विल इजीली गेट द दिस कंसेप्ट, ट्रैक्शन का कंसेप्ट हम लोग वहां से इजीली गेट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ट्रैक्टर टायर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैक्टर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक पूछे हैं, इनसे भी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ऑन द लेक्चर। यानी ट्रैक्टर के टायर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ के उसकी जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रैक्शन, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि ट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसके डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या सारी चीजें होती है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके ट्रैक्शन के बारे में पूरी चीजें देख लेंगे। उसके बाद बेटा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्सेज ऑन व्हील, कि एक जो व्हील्स होते हैं उनमें कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं, फोर्सेज ऑन व्हील्स, ट्रैक्शन के कौन कौन से फोर्सेज व्हील्स पे एक्ट होते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन बोला ना कि ट्रैक्शन इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ व्हील, है ना, व्हील पे लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं। अब कौन कौन से फोर्सेज होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। सेकंड सब टॉपिक है आपका ट्रैक्शन एंड फोर्सेज ऑन अ व्हील।
After that, we will discuss about the third topic of traction, tractor dynamics and weight transfer. Tractor dynamics and weight ट्रांसफर, है ना। ट्रैक्टर डायनामिक्स एंड वेट ट्रांसफर पढ़ेंगे, इसके जितने भी नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रैक्टर डायनामिक्स एंड ट्रैक्टर वेट ट्रांसफर से, है ना। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आफ्टर दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे फॉर द ट्रैक्टर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रैक्टर हम लोग निकालना सीखेंगे, किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड की जाती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग ट्रैक्टर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग ट्रैक्टर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑल न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जितने भी ऑल न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज एंड सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कवर ऑल द टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यूज ऑफ द ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरे कोर्स को, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ओनली 4 to 5 डेज में ये कंप्लीट चैप्टर चलने वाला है। 4 to 5 डेज तक ये आपका पूरा चैप्टर चलने वाला है। इसकी जो भी पीडीएफ होगी बेटा आप सभी को ग्रुप में या फिर आपके एप्लीकेशन पे जहाँ पर आपका कोर्स चल रहा है वहाँ पर आप सभी को मिल जाने वाली, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के बारे में सारी चीज़ें ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 हम लोग सारी चीज़ों को करने वाले हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी पीपीटी यूज़ नहीं होगी, कोई भी चीज़ पहले से लिख करके नहीं लाई जाएगी, कोई भी चीज़ें पहले से वो नहीं करवाई जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पर ऑन रिटर्न होगी, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ऑन रिटर्न होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सामने सॉल्व करवाई जाएगी, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि आप सभी ने लिख लिया होगा या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पीडीएफ तो मैं भेजने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, ट्रैक्टर टायर एंड इट्स टाइप्स। पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, ट्रैक्टर टायर एंड इट्स टाइप्स। स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर टायर एंड इट्स टाइप। अब भाई ट्रैक्टर टायर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर टायर। वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर टायर, ठीक है। तो अब भाई किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी होता है। तो इसमें थोड़ा सा जो पोर्सन होगा अभी आपका थ्योरेटिकली पोर्सन चलने वाला है फॉर 10 to 15 मिनट्स, है ना। 10 to 15 मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द ट्रैक्टर एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, है ना। जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसको पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नॉलेज अबाउट दैट, है ना। हमको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो हिस्ट्री क्या थी ट्रैक्टर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनिशियल डेज में इनिशियली जब ट्रैक्टर बनाया गया, है ना, इनिशियली जब ट्रैक्टर बनाया गया तो ट्रैक्टर में सबसे पहले जो था, जो हम लोग व्हील यूज कर रहे थे, जो ट्रैक्टर में जो टायर्स यूज कर रहे थे वो थे बेटा स्टील टाइप के टायर थे। सबसे पहले जो टायर का स्टार्ट किया गया तो वहां पर सबसे पहले मेटलिक टायर जो बनाए गए उसे हम स्टील टायर बनाए गए, है ना। उस समय जो था स्टील के टायर्स का हम लोग ये क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। जो हमारे फार्मर्स थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील टायर्स का उस समय यूज किया था और उस समय स्टील के टायर चलते थे। तो स्टील टायर जो होते थे उस समय में, यानी उस समय की बात करें तो 19 के समय की बात करें तो 19 में जब स्टील टायर्स का यूज किया गया तो स्टील टायर्स जब यूज कर रहे थे तो उस समय क्या हो रहा था, ये जो स्टील टायर थे ये आपको हाई ड्रॉपर पावर डेवलप कर रहे थे, हाई ड्रॉपर पावर डेवलप कर रहे थे उस कंडीशन, है ना। ये क्या कर रहे थे, हाई अमाउंट ऑफ ड्रॉपर पावर जनरेट कर रहे थे। और फॉर फार्मिंग पर्पस वी शुड नो अबाउट दैट कि जहाँ पर ड्रॉपर पावर हमको मिलेगी ज़्यादा वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनको तो भाई फार्मर को क्या चाहिए, ड्रॉपर पावर चाहिए। और जो स्टील के जो टायर्स थे वो क्या कर रहे थे, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे। बट आफ्टर डेथ ऐसा क्या हुआ,
कि हम लोगों को रबर टायर या न्यूमेटिक टायर का यूज़ करना पड़ा। तो जब यहाँ पर इसके बारे में एनालिसिस किया गया कि भाई जो स्टील टायर थे वो रबर पावर तो ज़्यादा जनरेट कर रहे थे, यानी ज़्यादा डेवलप कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी निकले, है ना। जब यहाँ पर देखा गया तो स्टील टायर के सम डिसएडवांटेजेस सामने आए। डिसएडवांटेजेस सामने आए, है ना। साइंटिस्ट ने इनके बारे में डिस्कशन किया, और जब इनने साइंटिस्ट ने देखा कि क्या भी डिस्कशन में कि क्या क्या सारे डिसएडवांटेजेस थे, तो पहला डिसएडवांटेज ये आया कि जो स्टील टायर थे बेटा, ये स्टील के होने की वजह से क्या हो गए, हेवी होने लगे, है ना। इनका जो वेट था हेवी हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टील टायर हैज हेवी वेट, हेवी वेट, जिसकी वजह से जब हम इसको ऑपरेट कर रहे थे, ट्रैक्टर को जब ऑपरेट कर रहे थे, तो इसमें जो फ्यूल कंजप्शन था, फ्यूल का जो कंजप्शन था वो ज़्यादा था, वो ज़्यादा होने लगा, है ना। यानी भाई जब हम ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो उसमें स्टील टायर यूज हो रहे हैं, हैवी मटेरियल होने के कारण हमको ज़्यादा पावर देना पड़ रहा है इंजन को, और इंजन को ज़्यादा पावर देने के लिए हमको फ्यूल में ज़्यादा फ्यूल का हमको यूज़ होने लगा, तो यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो गया। सेकेंड कंडीशन आएगी, दे कैन नॉट रन इन पेव्ड सरफेस, दे कैन नॉट रन ऑन पेव्ड सरफेस, है ना। ये दूसरी कंडीशन थी कि जो ये स्टील टायर थे ये पेव्ड सरफेस मतलब पक्के रोड पे नहीं चल पा रहे थे। यानी व्हेन वी डू द फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी फार्मिंग जब कर रहे थे तो उस समय हम लोग इसका यूज कर रहे थे, है ना, उस समय हम लोग इसका यूज कर पाते, लेकिन दूसरी इकोनॉमिकल कंडीशन बनाने के लिए इसका यूज नहीं हो रहा था। जैसे भाई हमको कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, या कोई भी आफ्टर हार्वेस्टिंग जो फूड प्रोडक्ट था या जो राइस था उसको हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो उसमें हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट कि ये रन नहीं कर पा रहा था ना, पेव्ड सरफेस पक्की रोड में ये नहीं चल पा रहा था। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि भाई अब किसान को सामान ले जाने के लिए दूसरी मशीनरी का यूज करना पड़ेगा, हाँ। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड नंबर पे इसका जो डिसएडवांटेज हुआ ये था कि दे हैव अ हायर सॉइल कॉम्पेक्शन, ये जो था बेटा हायर सॉइल कॉम्पेक्शन कर रहा था इन फील्ड, मतलब ये जितने भी सॉइल था उसको हायर सॉइल कॉम्पेक्शन कर रहा था, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्ट कर दे रहा। कॉम्पैक्ट मतलब टूटना, सॉइल का तोड़ मतलब तोड़ रहा था पहले जो ऑपरेशन के समय हम लोग क्या होता है, तो ये ज्यादा तरीके से कर रहा था, मतलब इस वजह से भी हम लोगों को लॉस हो रहा था। दे हैव अ लिमिटेड मोबिलिटी इन वेट सॉइल, एंड जो चौथा पॉइंट था कि इसकी जो मोबिलिटी थी वेट सॉइल में लिमिटेड, लिमिटेड थी कि भाई अगर मान लो थोड़ा सा भी और वेट बढ़ाया जाए तो वो वहां पर बंद हो जाएगा, या तो फिर वर्क करना बंद हो जाएगा, मतलब वो टायर फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये लिमिटेड मोबिलिटी का भी कारण था। तो भाई ये इतने सारे जब इसके डिसएडवांटेजेस देखे गए तो डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने क्या किया कि फिर सोचा और इसके बारे में नए नए इन्वेंशंस किए, और डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस के बाद दे हैव इन्वेंटेड द न्यूमेटिक टायर और रबर टायर। उन्होंने एक ऐसा टायर इन्वेंट किया जो कि रबर का था, और इसी को हम लोग न्यूमेटिक टायर कहते हैं। तो भाई स्टील टायर, जब स्टील टायर का चलन कब बंद हुआ, तो ये स्टील टायर की ये सारी चीजें हुई, डिसएडवांटेजेस देखे गए। आफ्टर दैट इन 1934, इन 1934 नेब्रास्का की एक लैब में, 1934 नेब्रास्का, नेब्रास्का नाम की एक लैब है जहाँ ट्रैक्टर लैब है, वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे एसी विलियम्स चार्ल्स, एसी विलियम्स चार्ल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, एक टेप लैब में टेस्ट किया, ट्रैक्टर का एक टेस्ट किया, ट्रैक्टर टेस्ट किया जिसमें रबर टायर का इनने यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इनने क्या किया, रबर टायर का यूज किया, जो आजकल जो यूज हो रहे हैं करंट टाइम में उन टायर्स का यूज किया, रबर टायर्स का यूज किया। और उन्हें देखा कि जब उन्हें रबर टायर्स का यूज किया तो जितने भी डिसएडवांटेजेस स्टील टायर में देखे गए उन सभी को वो क्या कर रहा था, नेगलेक्ट कर रहा था, और वही हम चाह रहे थे, है ना। उन सारे डिसएडवांटेजेस को उसने दूर किया, डिसएडवांटेजेस को उन्होंने क्या किया, रबर टायर ने दूर किया, और जब ही से जो है रबर टायर या न्यूमेटिक टायर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेटिक टायर, इनका जो है चलन शुरू हुआ।
इसका न्यूमेटिक टायर का जो है चलन स्टार्ट हुआ, मतलब वहां से जो है इसका इन्वेंट हुआ। अब भाई डिसएडवांटेजेस देखे गए किसमें, स्टील टायर में। अब इसमें से जो भी देखे गए वो सारे बेटा एडवांटेजेस के फॉर्म में, कि ये सबसे पहले तो दे रन इन पेव्ड सरफेस, दे रन इन पेव्ड रोड। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये रहा फार्मर के लिए कि ये जो ट्रैक्टर थे वो इजीली रन कर पा रहे थे, और ये जो है पेव्ड रोड में भी जो है इजीली रन करवा रहे हैं, है ना। तो भाई ये सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि भाई अब ट्रैक्टर यानी फील्ड में भी काम कर रहा है आपका, और दूसरी इकोनॉमिकल कंडीशंस के लिए भी आप लोगों को दूसरी कोई मशीनरी का यूज़ नहीं करना है, आप ट्रैक्टर का यूज़ करके जो दूसरे ऑपरेशन भी उसमें कर सकते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह। दूसरी चीज़ कि ये भाई लाइट वेट होने के कारण इसका जो फ्यूल था, फ्यूल कंजप्शन था, ये भी कम हुआ। इसका जो फ्यूल कंजप्शन था ये भी, यानी ये जब ये 4 घंटे काम कर रहा है तो स्टील टायर जहां पर 5 HP तक का पावर दे रहा था, वो ये क्या कर रहा था, ये उसी कंडीशन को दूर करते हुए ये जो था 8 HP तक का पावर जनरेट कर रहा था। कितने घंटे में, 4 घंटे में। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ कि भाई फ्यूल भी कंजप्शन कम हो गया, और दूसरी रोडों में भी कन्वर्ट हो गया, और ये स्मूथ चलने लगा, है ना। स्मूथ इसकी जो थी राइड थी, और वहीं स्टील टायर्स की जो राइड थी बेटा वो एक्सट्रीमली टफ राइड थी, है ना। उसमें यानी फार्मर जो ऑपरेट कर रहा है ट्रैक्टर को, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो एक भी एक एडवांटेज हो गया इसमें। फोर्थ नंबर में इसका जो एडवांटेज है, ये लॉ, हाँ, ये है बेटा जो लेस सॉइल कॉम्पेक्शन कर रहा था, ये लेस सॉइल कॉम्पेक्शन। अब फार्मर को जितना सॉइल कॉम्पैक्ट करना है वो उतना ही करेगा, जितना उसको खेती के लिए चाहिए, जितना उसको फील्ड में ऑपरेशन के लिए चाहिए, केवल वो उतनी अपनी फुलफिल कंडीशन करा। तो इस तरीके से ट्रैक्टर की हिस्ट्री थी, है ना। न्यूमेटिक टायर जो थे 1934 से स्टार्ट हुए, है ना, 1934 से इनका चलन स्टार्ट हुआ, और जितने भी ट्रैक्टर बनने लगे उनमें सारों में न्यूमेटिक टायर्स बनने लगे, है ना, न्यूमेटिक टायर बनने लगे। अब जितने भी न्यूमेटिक टायर थे उन वो यूज होने लगे इन द फील्ड। अब न्यूमेटिक टायर भी जो थे वो अब डिफरेंट टाइप के टायर्स के फॉर्म में अब इनके भी टाइप्स आ गए, है ना। जैसे स्टील टायर है, स्टील के बाद न्यूमेटिक है, तो न्यूमेटिक के भी अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनने लगे, है ना। न्यूमेटिक टायर के भी अब जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप बनने लगे। तो ये मैंने ट्रैक्टर की एक हिस्ट्री आप सभी को बताया कि इस तरीके से ट्रैक्टर टायर की एक छोटी सी हिस्ट्री है, इसमें ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक टायर, कि न्यूमेटिक टायर का चलन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। तो अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक टायर, डिस्कस अबाउट दैट टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक टायर। है ना। अब हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे कि टाइप्स के बारे में डिस्कशन करें कि कौन कौन से। तो न्यूमेटिक टायर जो है अकॉर्डिंग टू प्लाई रेटिंग, हम लोग गेट के लिए जो है प्लाई रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लाई रेटिंग, है ना, प्लाई रेटिंग के अकॉर्डिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर टायर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक ट्रैक्टर टायर। तो जो पहला टाइप है बेटा वो है आपका, लिखिएगा, बायस प्लाई रेटिंग, है ना। जो पहला है आपका बायस प्लाई रेटिंग टाइप न्यूमेटिक टायर, बायस प्लाई रेटिंग टाइप न्यूमेटिक टायर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हाँ, बायस प्लाई रेटिंग टाइप, और जो सेकंड इसका टाइप था ये था आपका रेडियल प्लाई रेटिंग टाइप, रेडियल प्लाई रेटिंग टाइप टायर। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ टायर्स, फर्स्ट है बायस प्लाई रेटिंग, सेकंड इज रेडियल प्लाई रेटिंग। ठीक है, तो फॉर द बायस प्लाई रेटिंग we know about that the tire which have a different types of ply in different angle is called a bias ply rating। जो bias ply rating की जो डेफिनेशन थी, इसमें डिफरेंट टाइप की प्लाई यूज हो रही थी बट इन अ डिफरेंट एंगल। जैसे मैं बताता हूँ आप सभी को कि बायस प्लाई रेटिंग का जो, मान लीजिए कि आपका ये टायर है, क्या ये आपका
टायर है। ठीक है, टायर है ना, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्टेड भी है। चलिए इसको ऐसा थोड़ा सा गोल बना लीजिएगा यहाँ से, है ना, ये टायर है। अब इसमें आपकी डिफरेंट टाइप की जो प्लाईज लगी हुई है ना, डिफरेंट टाइप की यहाँ पर क्या लगी है, प्लाई लगी हुई है। अब ये जितनी भी प्लाईज है, इसमें जितनी भी प्लाई आपकी लगी हुई है, वो कुछ इस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से, मतलब इसका जो एंगल है वो सभी का क्या है, यानी एक दूसरी जो प्लाई है एक दूसरे के साथ ये डिफरेंट एंगल पे लगी हुई है। तो इसमें जो सभी प्लाईज, सभी प्लाई डिफरेंट एंगल में, बायस प्लाई रेटिंग टाइप के जो टायर्स थे उसमें जितने भी जो प्लाईज वो अलग अलग एंगल्स में बने हुए हैं ना, तो अलग अलग एंगल्स में डिफरेंट टाइप की एंगल्स में है। तो जैसे ही हम लोग ये फोर्स इस पर लगाया जाता है, जिससे इसमें डिफ्लेक्शन की कंडीशन डाली जाती है, डिफ्लेक्शन की कंडीशन इन द सेंस कि उसमें जैसे ही लोड डाला जाता है, तो जो इसका जो अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन है, इसमें जो अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन है इस टाइप के टायर्स में, वो एज कंपेरिजन टू रेडियल प्लाई रेटिंग टाइप टायर कम होता है। तो इसमें इसमें जो आपका ट्रैक्शन है वो कम होता है, इसमें ट्रैक्शन आपका जो है कम मिलता है, ट्रैक्शन फोर्स आपको जो है कम मिलता है फॉर द कंडीशन व्हाट, कि इसमें जितने भी जो प्लाईज है, प्लाई के जो एंगल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल लग रहा है, कि भाई जो फोर्स लगा रहा है वो अलग अलग एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें जो ट्रैक्शन कम मिल रहा है, हम सभी को ट्रैक्शन कम मिल रहा है। एंड इसी इसी प्रकार से जो आपका रेडियल टाइप टायर है, रेडियल प्लाई रेटिंग टाइप जो टायर है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। तो ये भी एक रेडियल टाइप है, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को डिफ्लेक्शन कर लेना है। तो इसमें जो एंगल बन रहे हैं, ये सभी प्लाईज के बीच जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल एंगल है। तो यहाँ पर जो है सभी प्लाई के बीच, यहाँ पर जो है सभी प्लाई के बीच में एक सेम एंगल बन रहा है ना, जो जितने भी प्लाईज है उनके मध्य में सेम एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही हम इसमें लोड एक्ट कर रहे हैं, इस टायर्स में जैसे ही लोड एक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है इस सॉइल पे एक साथ फोर्स लगा रहे हैं, जितने भी जो प्लाईज है ये सभी सॉइल पे एक साथ फोर्स लगा रहे हैं। और जब फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो इस प्रकार से इसमें जो ट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, जो फोर्स ट्रैक्शन फोर्स जो डेवलप हो रहा है बेटा, वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। ट्रैक्शन फोर्स जो है ज्यादा अमाउंट डेवलप हो रहा है, ज्यादा अमाउंट पर क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है। तो फॉर दिस कंडीशन इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर आप जहां भी पढ़ेंगे, तो ये जो रेडियल टाइप प्लाई रेटिंग जो होती है ना, रेडियल प्लाई रेटिंग टाइप जो टायर्स होते हैं, न्यूमेटिक टायर होते हैं, इनका ट्रैक्शन अमाउंट ज़्यादा मिलता है, और ट्रैक्शन अमाउंट ज़्यादा मिलने की वजह से सबसे ज़्यादा इसका जो भी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इन टाइप टायर होते हैं, इनका जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही में इसमें ट्रैक्शन भी सबसे अमाउंट ऑफ ज़्यादा मिलता है, मतलब एज कंपेरिजन टू प्लाई पाइस सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, बट ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सभी प्लाई को सेम एंगल में फंसाना है तो भाई बारीकी से काम करना पड़ेगा, और इस वजह से इसका जो है कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन थी। ये आपके टाइप हो गए, है ना, दो टाइप के आपको पढ़ना पड़ता है इन गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक रेडियल प्लाई रेटिंग टाइप और दूसरा है आपका बाइस प्लाई रेटिंग टाइप, आपको टायर्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से दो टाइप के आपके टायर्स हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर होगी। अब हम लोग जो है यहाँ तक हम लोगों ने जितनी भी थेरेटिकल पोर्शन था अबाउट द टायर वी हैव कवर्ड। ओके, सारी चीज़ें हमने यहाँ से कवर किया। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसमें बात करेंगे बेटा, अब जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इसमें जो है फॉर्मूलेस बनते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये मैंने टायर का क्रॉस सेक्शन लिया है, एक मैंने क्या लिया, क्रॉस सेक्शन लिया है ना। ओके, चलिए अब टायर का बारे में, जो ट्रैक्टर टायर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन डायग्राम, की जब ट्रैक्टर टायर पर लोड एक्ट किया जाता है और ट्रैक्टर टायर पर जब लोड नहीं एक्ट किया जाता तो उस समय ट्रैक्टर टायर की क्या कंडीशन होती है, उसको देखते हैं, है ना। लोड और विदाउट लोड की क्या कंडीशंस होती है। तो ट्रैक्टर टायर बनाते हैं, एक क्रॉस सेक्शन हाइट वाला जो है ट्रैक्टर टायर बनाते हैं, कि हम लोग अगर देखें कुछ इस तरीके से दो शेप्स में आपके ट्रैक्टर टायर्स होते हैं, है ना। एक ये हो गया और इसके थोड़े से नीचे से दूसरा बन गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपकी क्या है ये, हाँ, सॉइल सरफेस, ये सॉइल, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा बना दिया, ठीक है। ये सॉइल सरफेस है और ये ट्रैक्टर के टायर्स का एक वो है ओवर, है ना, कि कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं आ, थोड़ा सा इसमें एरर हो गया, हम लोग इसको थोड़ा सा हटा करके बनाना पड़ेगा इसको, एक बार फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि क्या है, डायग्राम आपके राइट बनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इसमें एक्सप्लेनेशन देते समय अगर डायग्राम राइट नहीं बनता तो आप लोग भी गलत बना लेते हैं, और आप लोग गलत बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो ऐसा करना नहीं है ना। आगे चल के अगर आप किसी को भी पढ़ाए तो आपको डायग्राम का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि इन द टीचिंग फील्ड शुड नो अबाउट द थिंग्स। ठीक है, सॉइल सरफेस है, ये आपके बेटा दो ट्रैक्टर के टायर्स हैं, ठीक है। ये ट्रैक्टर के टायर हैं, इसमें मैंने दो कंडीशन बनाया है, एक टायर जो है एक विदाउट लोड की कंडीशन में एक टायर, और दूसरा जो टायर है वो विद द लोड की कंडीशन, है ना। मैंने दो टायर को इसमें फॉर्म किया, है ना। एक जो टायर है आपका ये एक विदाउट लोड वाली कंडीशन में, और एक जो है विथ लोड वाली कंडीशन में बना हुआ, है ना। तो जो ये फर्स्ट वाला जो मैंने टायर बनाया बेटा, ये ट्रैक्टर टायर है, इसमें जो है ये दो सेक्शन होते हैं, है ना। ट्रैक्टर टायर में मैं सबसे पहले इसमें बता दूं आप सभी को कि दो सेक्शन होते हैं। टायर आपने देखा होगा ना, टायर आपने देखा ही होगा, टायर का जो इस तरीके से एक वो रहता है, इस तरीके से टायर रहते हैं, यहाँ इसकी जो मोटाई रहती है और यहाँ पर पूरा वो लगा होता है, जो भी मटेरियल होता है आप सभी का, ये हवा भरी होती है, बाकी यहाँ ये होती है रिम, रिम के अंदर पे आपका ट्रैक्टर टायर होता है। यहाँ पर ये रिम होती है, ये रिम से इस तरीके से कनेक्ट होता है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस जैसा। तो ये उसका एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, मतलब कि इधर से देखने पर कुछ इस तरीके से जब दिखता है टायर, तो इसमें हम लोग ये दो सेक्शन होते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या होते हैं, दो सेक्शन है, S1 और S2। तो ये वाली जो कंडीशन है बेटा, ये वाली जो कंडीशन यहाँ दी है, ये विदाउट लोड की कंडीशन है, कि जब हम लोग ट्रैक्टर पर कोई किसी भी अमाउंट ऑफ लोड पर एक्ट नहीं करते, है ना। विदाउट लोड की कंडीशन है कि जब हम ट्रैक्टर टायर पर किसी भी प्रकार का क्या है वेट को हम लोग नहीं डेवलप करते हैं, कोई भी वेट हम लोग इसमें नहीं लगाते, जबकि कंडीशन में जो टायर होता है कि नो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होता। और इसको पहचानने के लिए सबसे बेटर होता है कि ये सॉइल सरफेस के साथ जो होता है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट में जो है ये कनेक्ट होता है, सॉइल सरफेस के साथ ये जो है एक पॉइंट के फॉर्म में क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट के फॉर्म में कनेक्ट है
है ना, कि एक जो सॉइल टायर और सॉइल के बीच में जो कनेक्शन होता है वो केवल एक पॉइंट का होता है, कि एक पॉइंट ही सॉइल के साथ क्या होता है, टच होता है। वैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट द विथ लोड कंडीशन, विथ लोड कंडीशन कि जब उसमें हम लोग लोड लगाते हैं, है ना, विथ लोड कंडीशन, तो जब हम देखेंगे कि जब टायर क्या होगा, थोड़ा सा दबेगा, है ना, लोड बढ़ेगा तो टायर क्या होगा, उसकी हवा थोड़ी सी प्रेशराइज्ड होगी और वो टायर क्या होगा, दबेगा। टायर जब दबेगा तो इसके जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद द सॉइल सरफेस इज बीइंग इंक्रीजिंग, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं टायर के वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जहां पर पहले देखने पर केवल एक पॉइंट जो था ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट था, सॉरी सॉइल सरफेस के साथ एक पॉइंट था, वो अब क्या हो गया, बहुत अमाउंट ऑफ पॉइंट्स में क्या हो गया, फैल गया। मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा टायर क्या हो गया, दबेगा, राइट, टायर दबेगा। और यहाँ से जो इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम होगी, दबेगा तो थोड़ी सी हाइट भी कम होगी। तो जब हम पहले देख रहे थे विदाउट लोड की कंडीशन में, तो जब इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस था, ये सेंटर ऑफ एक्सिस कुछ इस तरीके से था। पहले देखने पर जो सेंटर ऑफ एक्सिस बन रहा था, फर्स्ट वाले का है ना, ये फर्स्ट वाले का है, ये बन रहा था बेटा C1, है ना, ये मैंने फर्स्ट वाले का सेंटर ऑफ एक्सिस बनाया, कि जो फर्स्ट में विदाउट लोड की कंडीशन में जो सेंटर ऑफ एक्सिस वो C1 बन रहा था। जब आपने लोड लगाया तो उस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ एक्सिस था वो यहाँ से होकर के जब दबा तो नीचे दबा, तो नीचे दबने की वजह से वो कुछ इस तरीके से नीचे आ गया। सेकेंड वाले का जो सेंटर ऑफ एक्सिस था वो लोड की कंडीशन में अमाउंट ऑफ नीचे आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई या फिर कम हो गई, है ना। तो वो क्या हो गया, टायर नीचे आने की वजह से जो सेंटर ऑफ एक्सिस भी क्या हो गया, नीचे आ गया, दब गया। तो ये जो प्रोसेस होती है यहाँ से यहाँ तक का जो वो चीजें होती है, मतलब एक सेंटर ऑफ एक्सिस का अपनी जगह से दूसरी जगह पर आ जाना, लोड कंडीशन, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, ये वर्ड आप सभी को याद रखना है, और यू शुड नो अबाउट दिस वर्ड, क्योंकि अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आप अभी ट्रैक्शन के सॉल्व करेंगे वहां पर इस वर्ड का यूज मैक्सिमम टाइम्स होने वाला है, एंड नंबर्स ऑफ टाइम्स इस वाले वर्ड का आप लोग यूज करने वाले। तो डिफ्लेक्शन समझ में आया कि जैसे ही लोड बढ़ाते हैं टायरों में, तो टायर क्या होता है, दबता है, और दबने की वजह से क्या होता है, वो डिफ्लेक्शन होता है ना। और विदाउट लोड की कंडीशन में कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। तो ये दोनों चीज मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब हम जितनी भी बातें करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर टायर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके हम लोग पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में हम लोग जो भी है डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हुई होगी, और ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जो है टायर के बारे में स्पेसिफिकेशन देखते हैं, सारी चीज़ें वन बाय वन देखते हैं। तो इसके लिए मेरे को एक गूगल से इमेज निकालना पड़ेगा, उस इमेज को मैं यहाँ से गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को ईजी हो जाएगा समझाने के लिए। तो यहाँ पर न्यूमेटिक टायर, ब्लॉक डायग्राम करके सर्च करते हैं हम लोग। है ना, यहाँ इमेजेस में चले जाते हैं, इमेजेस में आप सभी को मिल जाएगा सर। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है बस, बाकी तो मिल जाता है, तो चीज़ें हो जाती है। जस्ट सेकेंड, ओके। इमेज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। जस्ट सेकेंड बेटा।
ओके, तो चलिए हम लोग टायर जो डायग्राम बना लेते हैं टायर का, क्योंकि उसमें हम लोग को समझना पड़ेगा। वो गूगल में तो मिल नहीं रहा, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने हाथ से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शेप्स की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा, दो सेक्शंस को ड्रॉ करेंगे, दो सेक्शंस को ड्रॉ करेंगे ट्रैक्टर टायर के, है ना। मैंने बताया था कि टायर में जो है दो सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो सेक्शन दिए हुए होते हैं। दो सेक्शन कुछ इस तरीके के होंगे। थोड़ा सा रफ बनेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बना लेते हैं डायग्राम बेटा। ठीक है, एक डायग्राम बनाया हम लोगों ने। यहाँ तक आपकी जो होती है बेटा रिम होती है, यहाँ से यहाँ तक की एक रिम होती है। एक बेसिक सा डायग्राम है फॉर द थिंग। मैं पीडीएफ में जब ऐड करूंगा तो उसका जो एक्चुअल डायग्राम है उसको ऐड कर दूंगा। मैं एक बेसिक सा यहाँ पर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये दो टायर का क्या है? डायग्राम। ठीक है, इसको जो बोलेंगे हम लोग, ये आपका हो जाता है फर्स्ट सेक्शन। ये वाला जो हो जाता है सेक्शन, एक सेक्शन हो जाता है सेक्शन वन, और ये हो जाता है सेक्शन टू। ये दोनों जुड़ करके एक न्यूमेटिक टायर का, जो है दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? न्यूमेटिक टायर बनाते हैं। यहाँ से आपकी रिम स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से फिर आपकी क्या हो जाती है? रिम स्टार्ट हो जाती है। रिम के बाद में बेटा यहाँ पर आपकी दो फ्लेंज लगी होती है ना, यहाँ पर भी फ्लेंज लगी होती है, यहाँ तक आपकी क्या लगी होती है? फ्लेंज लगी होती है। तो फ्लेंज जो होती है, फ्लेंज से फिर वो रबर कनेक्ट होता है। ठीक है, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल रिम लगी होती है, रिम के बाद में क्या होती है? वहां पर फ्लेंज लगी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, दो रिम के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिम डायामीटर। इसका जो डिस्टेंस होता है बेटा, इसको बोला जाता है नॉर्मल रिम डायामीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू रिम्स, उसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिम डायामीटर। और जब हम लोग इस फ्लेंज की हाइट लेते हैं एच एफ, ये जो फ्लेंज होती है इसकी जो हाइट होती है इसको एच एफ बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो फ्लेंज की हाइट होती है उसको भी क्या बोलते हैं? एच एफ बोलते हैं, एच एफ। तो ये एच एफ और ये एच एफ जब तीनों को आपस में जोड़ा जाता है तो हमको मिलती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमको एक डिस्टेंस मिलती है, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रिम डायामीटर। इसकी जो कंप्लीट डिस्टेंस होती है उसको रिम डायमीटर कहते हैं। तो यही डिस्टेंस मैक्सिमम लेते हैं। वैसे एग्जाम में कभी भी आपको फ्लेंज की ये वाला डायमीटर नहीं देता है ना, सॉरी हाइट नहीं देती है ना, फ्लेंज वाला हाइट अभी तक यानी एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक फ्लेंज से रिलेटेड नहीं है ना, कि फ्लेंज हाइट दी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जब ये इस हाइट और नॉर्मल डायमीटर को हम लोग ऐड करते हैं रिम डायमीटर के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिम डायमीटर। ये पूरा आपका हो जाता है आपका क्या? रिम डायमीटर। और रिम डायमीटर जो होता है इसको शो किया जाता है स्मॉल डी से, स्मॉल डी से, है ना, क्वेश्चन में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, मतलब कि दो फ्लेंज के बीच के डिस्टेंस विद द नॉर्मल रिम डायमीटर, उसको क्या बोला जाता है? रिम डायमीटर बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जब भी आपको क्वेश्चन में जाएगा, क्वेश्चन में टायर की स्पेसिफिकेशन के साथ ये दिया होता है ना, और ये स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूरी जो कंप्लीट हाइट होती है बेटा, कंप्लीट जो हाइट होती है, हाँ, अब इसके जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दो भागों में। सेक्शंस को मेजर करने के लिए दो भाग यूज किए जाते हैं ना, टू टाइप्स में। तो सेक्शन को मेजर करने के लिए आप सभी की दो चीजों का यूज किया जाता है। सबसे पहला होता है बेटा सेक्शन हाइट। तो सेक्शन हाइट क्या होता है? रिम से लेकर के टायर के एंडिंग पॉइंट, मतलब जो टायर का जो एंड पॉइंट है, जो सॉइल सरफेस के साथ जो पॉइंट आपका एंडिंग में जो पॉइंट होता है, इसकी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेक्शन हाइट। इसको बोला जाता है सेक्शन हाइट। जो सेक्शन हाइट होती है
ये वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन रिम, इसको बोला जाता है सेक्शन हाइट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एच से। स्मॉल एच से इसको शो करते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन रिम टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द टायर, टायर के एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है सेक्शन हाइट। और इसमें जो सेकंड स्पेसिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं बेटा सेक्शन बिड्थ, इसको बोला जाता है सेक्शन बिड्थ, यानी चौड़ाई। सेक्शन विड्थ, सेक्शन विड्थ क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दो टू पॉइंट्स ऑफ द ट्रैक्टर टायर, दो ट्रैक्टर टायर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्शन विड्थ। और सेक्शन विड्थ को शो किया जाता है बेटा स्मॉल बी से। सेक्शन विड्थ को शो किया जाता है स्मॉल बी से, है ना। तो ये दो टायर में जब हम सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सेक्शंस का जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है दो तरीके से किया जाता है, सेक्शन हाइट और सेक्शन विड्थ। और उसके अलावा जो टायर में दिया रहता है आपका एक नॉर्मल रिम डायमीटर दिया रहता है, उसके बाद जब अगर फ्लैंज आ जाते हैं तो फ्लैंज के साथ रिम डायमीटर होता है। और आपको जो क्वेश्चन में फाइंड करने बोलता है बेटा वो होता है आपको ओवरऑल रिम डायमीटर फाइंड करना रहता है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपकी गेट में उसमें आप सभी को ओवरऑल रिम डायमीटर फाइंड करना होगा। अभी ओवरऑल रिम डायमीटर क्या होता है? फॉर द ओवरऑल रिम डायमीटर वी नो अबाउट दैट कि यहाँ से ट्रैक्टर टायर के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो पूरा जो कंप्लीट अगर हम सभी को ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा क्या? ओवरऑल रिम डायमीटर। तो भाई अब यहाँ पर सेक्शन हाइट एच है तो यहाँ पर भी सेक्शन हाइट कितनी होगी? एच होगी, है ना। यहाँ पर भी सेक्शन हाइट क्या होगी? एच होगी। तो यहाँ तक की डिस्टेंस एच, यहाँ तक की डिस्टेंस एच, और ये वाली जो बीच की डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम लोग रिम डायमीटर। इसको क्या बोल रहे हैं? रिम डायमीटर, रिम डायमीटर। और ये जब पूरे कंप्लीट हम लोग टोटल डिस्टेंस को निकाल रहे हैं कि पहले पॉइंट से लेकर के जो लास्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो उसको पूरी कंप्लीट जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरऑल रिम डायमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरऑल रिम डायमीटर। क्या बोलते हैं? ओवरऑल रिम डायमीटर। और आप क्वेश्चन में आप सभी को कभी भी अगर फाइंड करने बोला जाएगा विद द ट्रैक्टर टायर क्वेश्चन तो आप सभी को हमेशा ओवरऑल रिम डायमीटर कैलकुलेट करने ही पूछा जाएगा। कभी भी ये क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको ओवरऑल रिम डायमीटर फाइंड करने ही बोला जाएगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि ओवरऑल रिम डायमीटर क्या होता है? सेक्शन हाइट प्लस क्या? रिम डाया प्लस सेक्शन हाइट, यही होता है ना भाई, सेक्शन हाइट। दोबारा से सेक्शन हाइट मतलब इस वाले की सेक्शन हाइट, फिर यहाँ ये बीच वाले का रिम डायमीटर जिसको हम स्मॉल डी से, और ये वाली हाइट दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की एक कंप्लीट डिस्टेंस हमको क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। हम लोग क्या कर लेंगे? एक कंप्लीट डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ओवरऑल रिम डायमीटर, जिसको शो किया जाता है डी रिम से। डी रिम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी आपको ओवरऑल रिम डायमीटर पूछे कि डी रिम बराबर क्या, तो डी रिम बराबर सेक्शन हाइट को आप लिख सकते हैं एच प्लस, इसको लिख सकते हैं स्मॉल डी प्लस एच। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी प्लस टू एच, डी प्लस टू एच लिख सकता हूँ। तो डी रिम बराबर क्या? डी प्लस टू एच। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है, ये आपका इक्वेशन आ गया क्या? डी प्लस टू एच। अब यहाँ पर आपकी दो कंडीशन होती है कि जब भी अगर आपको ओवरऑल रिम डायमीटर पूछे तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही में ये आपका इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है। अब मैंने बताया था बेटा दो कंडीशन कौन सी? कि टायर या तो लोड की कंडीशन में भी हो सकता है और विदाउट लोड की कंडीशन में होगा। अब लोड की कंडीशन में होगा और विदाउट लोड की कंडीशन में होगा तो फिर दो तीन पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ पर अगर लोड की कंडीशन में होगा तो साथ में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन होने की वजह से आपका एक डिफ्लेक्शन बस ऐड हो जाएगा। और ये जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन हमेशा 6.2% होता है। किसका? 6.2% होता है रिम डायमीटर का। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? रिम डायमीटर का 6.2% होता है ना। तो डी प्लस टू एच, अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो डेल्टा जुड़ जाएगा, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो डेल्टा इसमें नहीं जुड़ेगा, केवल यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी दो कंडीशन बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल विथ डिफ्लेक्शन, विथ लोड कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या बनी? आप सभी को लिखना है
कि विथ लोड कंडीशन है ना, कौन सी कंडीशन, विथ लोड कंडीशन। तो विथ लोड कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला बनेगा बेटा वो क्या होगा, डी रिम बराबर, अभी मैंने बताया कि डी रिम बराबर क्या, स्मॉल डी प्लस 2h प्लस क्या, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि डिफ्लेक्शन जो होता है ये क्या होता है, 6.2% होता है किसका, 6.2% ऑफ इसका स्मॉल डी। और 6.2% ऑफ स्मॉल डी मतलब क्या, ये हो जाएगा 2h प्लस ये हो जाएगा 0.062 इंटू डी, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो डी से ये जुड़ जाएगा इस डी से, ये क्या हो जाएगा 1.062 इंटू डी प्लस 2h, ये 1.062 इंटू 2dh आ जाएगा। और डी रिम बराबर आपका यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 1.062 इंटू डी प्लस 2h, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया फॉर द ओवरऑल रिम डायमीटर। अब यहाँ पर अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करवाऊँ तो डी रिम क्या हो गया, ये ओवरऑल रिम डायामीटर होता है, ये क्या होता है, ओवरऑल रिम डायामीटर होता है। साथ ही में डी जो होता है रिम डायामीटर होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। और साथ ही में ये क्या होगी, सेक्शन हाइट है ना, ये होती है आपकी सेक्शन हाइट। ठीक है, तो ये सेक्शन हाइट हो गई, ये रिम डायामीटर हो गया, और ये क्या हो गया, ओवरऑल रिम डायामीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर दी होती है। अब अगर ये विथ लोड कंडीशन, मतलब लोड हम लोग डाल रहे हैं तो डिफ्लेक्शन होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी रिम बराबर 1.062 इंटू डी प्लस 2h। ठीक है, साथ ही में अगर विदाउट लोड कंडीशन है, अगर विदाउट लोड की कंडीशन है, विदाउट लोड है मतलब किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लग रहा, तो कंडीशन में जो आपका डी रिम होगा, डी रिम बराबर क्या होता है, डी प्लस 2h, केवल इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। और दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी ऐसा नहीं दिया है कि डिफ्लेक्शन की कंडीशन है, नॉन डिफ्लेक्शन की कंडीशन है, या लोड है विथ लोड है, तो केवल आपको डिफ्लेक्शन लेना है। अगर है ना, अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हमेशा आपको क्या लेना है, डिफ्लेक्शन का यूज करना है। ठीक है, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन तो आप लोग यूज करेंगे डी प्लस 2h। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग इसका यूज करें। ठीक है, एक फॉर्मूला हो रहा है याद रखना है आप सभी को, एस्पेक्ट रेशियो का। एस्पेक्ट रेशियो नाम सुना होगा आपने उसका, एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, एक नाम सुना होगा आप सभी ने, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, सेक्शन हाइट और सेक्शन विड्थ का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है h/b होता है। क्यों, ये चीज मैंने इसलिए बताया कि क्वेश्चन में जब आपको स्पेसिफिकेशन दिया जाता है तो आपको h वहां से फाइंड करना होता है। एस्पेक्ट रेशियो हर क्वेश्चन का दिया जाता है आपको क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है तो आपको मान लेना है 75% मान लेना। और एस्पेक्ट रेशियो की हेल्प से आप लोग जो है h कैलकुलेट करते हैं, और h कैलकुलेट करने के बाद डी रिम या फिर जो भी फॉर्मूला होता है, डिफ्लेक्शन की कंडीशन है या नहीं है, वो फॉर्मूला लगा के आप लोग जो है क्वेश्चन को वहां से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से आपकी ये सारी चीजें खत्म हुई। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल इस फॉर्मूले का याद रखना है, और इस फॉर्मूले को, और ये एस्पेक्ट रेशियो वाले फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीजें आप सभी की क्लियर हुई होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं और उससे हम लोग जो है आंसर लाते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है आप सभी का, नोट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में दिया है आपको टायर का डेजिग्नेशन दिया हुआ है, टायर डेजिग्नेशन। इस तरीके से आपको टायर का डेजिग्नेशन दिया रहेगा, है ना, टायर डेजिग्नेशन दिया रहता है। मतलब आप लोगों ने जब भी टायर देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा या फिर कहीं भी देखा होगा, तो आपने टायर जब खरीदने जाते हैं तो उसके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आप लोग टायर खरीदते हैं। तो एक टायर डेजिग्नेशन मेजरमेंट दिया बेटा 13.6-28, ये आपको एक टायर का डेजिग्नेशन दिया हुआ है। इससे आपको क्या निकालना है, ओवरऑल रिम डायमीटर फाइंड करना है, ओवरऑल रिम डायमीटर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का ओवरऑल रिम डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो भाई इस क्वेश्चन में जो ये स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए
आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका पहला लेटर होता है इसको बोला जाता है सेक्शन विड्थ, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन विड्थ, जो दी हुई है इंचेस में 13.6 इंच इंच में दी होती है। और फॉर द क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सभी को इस इंच को कन्वर्ट करना होता है किसमें, मीटर में। तो मीटर में इंचेस को कन्वर्ट करने के लिए 13.6 इंटू 0.0254 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंच मीटर में। मीटर में कन्वर्ट होकर क्या बनेगा 0.345 मीटर। जब आप इसका कैलसी में कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ 0.3545 मीटर इसका आंसर आएगा। इसी के बाद में जो डेस रिप्रेजेंट कर रहा है, डेस इज रिप्रेजेंटिंग द प्लाई रेटिंग टाइप ऑफ टायर। ये क्या कर रहा है, प्लाई रेटिंग टाइप टायर को शो करता है ना। प्लाई रेटिंग टाइप टायर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। इसी में जो थर्ड है ये 28 जो है बेटा, ये रिम डायमीटर रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिम डायमीटर को। थर्ड नंबर पे आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो है रिम डाया। तो रिम डाया कितना दिया है 75% इस क्वेश्चन में, सॉरी 28 इंचेस दिया है। 28 इंचेस को आप लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कैलसी आप सभी की निकाल के रखिएगा। तो 28 इंटू 0.0254 इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसको अभी आप जैसे का वैसा रखिए, 0 पॉइंट सॉरी 28.0.0254 अभी आपको जैसे का वैसा इसको रखना है। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.712 मीटर, है ना। तो मीटर में आप सभी को पहले डालना है ना क्वेश्चन में, या तो मीटर में लाइए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लाने के बाद भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तो मीटर में ला लोगे तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें दी हुई है। क्वेश्चन में आपको एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है, एस्पेक्ट रेशियो दिया है बेटा 75%। कितना दिया है, 75% ये दिया हुआ। अब यहाँ पर आपको ओवरऑल रिम डायमीटर फाइंड करना है। और भाई कोई कंडीशन नहीं दी है तो हम लोग को लेना डिफ्लेक्शन की कंडीशन। तो फॉर द ओवरऑल रिम डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है, जब नहीं दिया होता, मतलब कोई चीज है कि ऐसा डिफ्लेक्शन है नहीं, तो हमको डिफ्लेक्शन लेना है। पहली चीज डिफ्लेक्शन लेना है। दूसरी चीज कि डिफ्लेक्शन लेना है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 1.062 इंटू डी प्लस 2h। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब भाई इस फॉर्मूले को हमको फाइंड करना है तो यहाँ तो हमको डी की वैल्यू मालूम है। ये आपने क्या निकाल लिया, डी, है ना। रिम डायमीटर से आपने क्या फाइंड किया, ये तो डी तो आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। यहाँ से आपको डी की वैल्यू मालूम है, लेकिन एच मालूम है क्या, एच मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो फॉर द फाइंडिंग ऑफ एच यू शुड नो अबाउट द एस्पेक्ट रेशियो फॉर्मूला। एच फाइंड करने के लिए आपको एस्पेक्ट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एस्पेक्ट रेशियो निकालेंगे। तो एस्पेक्ट रेशियो को एपी शो करते हैं, एपी बराबर आता है एच अपॉन बी। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, सेक्शन हाइट अपॉन सेक्शन विड्थ। सेक्शन विड्थ आपको क्वेश्चन में दी हुई है। एस्पेक्ट रेशियो कितना दिया, 75%। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा 0.75 बराबर एच अपॉन बी कितना था 0.345। ठीक है, तो एच बराबर 0.75 इंटू 0.345 से आप लोगों ने एच का मान निकाला। एच की वैल्यू जो थी, एच का मान आप लोग जैसे का वैसा रखिए अभी 0.75 इंटू 0.345, इसको जैसे का वैसा रख दीजिए। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है ओवरऑल रिम डायमीटर का। ओवरऑल रिम डायमीटर को हम लोग डी रिम से शो करते हैं। किससे, डी रिम से शो करते हैं ना। तो ओवरऑल डी रिम से, स्मॉल डी रिम से। तो ये क्या होता है 1.062 इंटू डी प्लस 2h। एच की जगह में ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.062। डी कितना है आपका 0.712 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 0.75, 0.75 इंटू 0.345। ठीक है, यहाँ तक आपका ये आ गया। चलिए इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कट करके। न्यू पेज में जाएंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ से डिजिटल बोर्ड की हेल्प से थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ठीक है बेटा। तो यहाँ से जब व्हेन यू हैव टू सॉल्व द डी रिम विल बी, यहाँ से आपको जो डी रिम का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या निकलेगा, 1.062 में इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन यू विल बी गेट द आंसर ऑफ 1.272 मीटर, 1.272 मीटर, दिस विल बी द राइट आंसर। तो आप लोगों ने ओवरऑल डी रिम डायमीटर आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से ये एक पहला क्वेश्चन था फॉर द गेट एग्जामिनेशन, है ना। ये एक आपका क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट डेजिग्नेशन दिया हुआ था। इस तरीके से आपके गेट में क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा और यहाँ से ये सारी चीज़ें आप सभी की बनी, ठीक है। ये चीज़ें आप सभी की यहाँ से बनी, ठीक है। तो ये विद लोड कंडीशन में आपको इस तरीके से फाइंड कर लेना है। अभी कल का जो लेक्चर होगा, कल के लेक्चर में मैं कंप्लीटली क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा अबाउट द टायर, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आए थे। उसके बाद हम लोग जो है ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। जो ट्रैक्शन का मेन कंसेप्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से जितने भी आए थे कल के लेक्चर में पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा। हाँ, और इसकी जो पीडीएफ है बेटा, इसकी जो भी पीडीएफ है आप सभी को कहाँ मिलेगी, एप्लीकेशन पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, एप्लीकेशन। तो इसकी पीडीएफ को चलिए हम लोग सेव कर देते हैं। इसको हमने किया सेव, और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है आप सभी को एप्लीकेशन में मिलेगी। एप्लीकेशन में जिन भी बच्चों ने कोर्स परचेस किया हुआ उन सभी को ये पीडीएफ दी जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, लोकेशन नहीं पूछा अभी तक। फिर मैं वन बाय वन चीज़ें बता देता हूँ किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, क्या अच्छा चीज़। हाँ, ये यहाँ पर जाकर के सेव हो गई आपकी पीडीएफ। ये बोर्ड है, आई थिंक ये वाली पीडीएफ 7.9 ठीक है बेटा। तो यहाँ तक ये आपकी सारी चीज़ें थी। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि पीडीएफ मिलेगी कहाँ और क्लासेस कहाँ आप सभी की मिलेगी। तो आप सभी को उसके लिए आपको या तो वेबसाइट में जाना है या एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको वहाँ पर कोर्स का लोगो दिख रहा होगा। कोर्स के लोगों को यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी सबमिट कर लेना है। अगर न्यू स्टूडेंट हो तो जो भी चीज़ें सबमिट कर लेना। रजिस्टर जैसे ही करोगे वहाँ पर एप्लीकेशन लोगो होगा। एप्लीकेशन लोगो पे आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा और 7000 का पेमेंट है वो, जिसे आप लोग करोगे तो आपको क्लासेस और कंप्लीट कोर्स विद पीडीएफ सारी चीज़ें वहाँ पर आप सबको मिल जाएगी। थैंक यू। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। जितना भी चीज़ें होगी, जो भी चीज़ें होगी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल हमारा दिया हुआ है, नंबर से पूछ सकते हैं। और वन बाय वन इसी फॉर्म में हमारी जो है क्लासेस लगने वाली है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें वन बाय वन बेसिस पे आप लोग करना है, ठीक है। थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट।